नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए। हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है, तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर आपको दिखाएंगे। खबर के अंदर की एक एक चाल भी आपको समझाएंगे। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं आज की 4 बड़ी खबर जो आज इस बुलेटिन में हम आपको समझाने वाले हैं। आज चुनाव की चाल तो समझिए में 4 बड़ी खबर होगी। पहले आप शॉर्ट में देख लीजिए और उसके बाद विस्तार से ये खबर आपको समझाएंगे। सबसे पहले आज बात होगी पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा में सुलह का क्या असर होगा। आज बुलेटिन में दूसरी बड़ी खबर होगी फाइनल वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं, कैसे जानेंगे। तीसरी बड़ी खबर होगी जनसुराज के अध्यक्ष पर उम्र घोटाले का आरोप क्यों लगा है। और चौथी खबर आपको बताएंगे मां के दरबार में नेताओं की भीड़ देखने को मिल रही है। तो आज बुलेटिन में इन सभी खबर पर बातचीत होगी, लेकिन शुरुआत सबसे पहले कर लेंगे भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की खबर के साथ। भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह ने बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के साथ जाकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात के बाद पवन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह का भी आशीर्वाद लिया और उन्हें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से समर्थन भी मिला। तो सवाल है कि कुशवाहा राजपूत गठजोड़ किसकी परेशानी बढ़ाएगा। सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चुनाव की चाल आपको समझाएंगे। साल 2024 बिहार का शाहाबाद बीजेपी के लिए दुखती रग साबित हुआ। शाहाबाद में 4 जिले और इन 4 जिलों से लोकसभा की 4 सीटें आती हैं। आरा, बक्सर, रोहतास और कैमूर। जिन 4 जिलों की सभी सीटों पर बीजेपी के साथ एनडीए कमजोर हुआ, वहां से आती हैं विधानसभा की 22 सीटें। बीजेपी अब इस चुनाव में इन सीटों पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। ऐसे में सुलह का फॉर्मूला खोजा गया और सुलह हुई आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह के बीच। काराकाट में कुशवाहा की हार की वजह बने पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा के पैर छुए, अमित शाह से आशीर्वाद लिया और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का समर्थन। अब बीजेपी कह रही है कुशवाहा राजपूत भाई भाई। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा। खुद तो जीत नहीं पाए, उपेंद्र कुशवाहा को भी हरा दिया। राजपूत और कुशवाहा वोटों में बिखराव से बीजेपी 2019 में जीती हुई कई सीटें हार गई। अब जबकि 2025 विधानसभा चुनाव से ऐन पहले पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा में सुलह हो गई है, तो ऐसे में सवाल है कि कुशवाहा राजपूत का गठजोड़ किसकी परेशानी बढ़ाएगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब सवाल के जरिए चुनाव की चाल को समझते हैं। सवाल ये कि एनडीए के लिए पवन और कुशवाहा में सुलह क्यों जरूरी थी। इसके लिए पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को समझना जरूरी है। तो आइए समझते हैं। देखिए, पवन सिंह भोजपुरी फिल्म के अभिनेता हैं और पॉपुलर सिंगर हैं, जबकि उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद हैं। पवन सिंह भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार कहे जाते हैं, तो दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा अभी बिहार में कुशवाहा समाज के सबसे बड़े नेता या नेताओं में से एक हैं। पवन सिंह की युवाओं के बीच जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, तो दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा की कुशवाहा समाज के वोट पर अच्छी पकड़ है। अब पूरी खबर को समझने के लिए 1 साल पहले यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव को समझना जरूरी है। 2024 में काराकाट सीट से उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार थे, तो दूसरी ओर पवन सिंह ने निर्दलीय पर्चा भर दिया था। पर्चा भरने के पहले तक पवन सिंह बीजेपी में ही थे। नतीजा ये हुआ कि सीपीआईएमएल की टिकट पर महागठबंधन से चुनाव लड़ रहे राजा राम सिंह चुनाव जीत गए, जबकि पवन सिंह के साथ उपेंद्र कुशवाहा की भी हार हो गई। दरअसल आसनसोल से टिकट लौटाने के बाद
पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़े। पवन सिंह खुद तो नहीं जीत सके, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को भी उन्होंने हरा दिया। एनडीए में वोटों में बिखराव का फायदा महागठबंधन को हुआ और राजा राम सिंह जीत गए। मैसेज ये गया कि राजपूत वोट उपेंद्र कुशवाहा को ना मिलकर पवन सिंह को मिले। उपेंद्र कुशवाहा की हार से नाराज कुशवाहा वोट एनडीए के विरोध में पड़ गए। इसका नतीजा हुआ कि आरा से बीजेपी के जो सिटिंग सांसद थे आर.के. सिंह, वो भी हारे। औरंगाबाद से सुशील सिंह की भी हार हो गई। मतलब ये कि सिर्फ एक पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने से शाहाबाद और मगध की 3 सीटों पर एनडीए को नुकसान हुआ। उपेंद्र कुशवाहा के साथ आर.के. सिंह और सुशील सिंह की भी हार हो गई। तो एनडीए को 3 सीटों का नुकसान हुआ, जबकि ये तीनों सीटें 2019 में एनडीए के पास ही थी। अब आप चुनाव की चाल तो समझिए। एनडीए के लिए पवन और कुशवाहा में सुलह क्यों जरूरी थी? तो विधानसभा चुनाव में वोटों का बिखराव रोकना था। वोटों का बिखराव रोकने के लिए राजपूत और कुशवाहा वोटर को एकता का मैसेज देने के लिए इलाके में कुशवाहा राजपूत वोटर फिर से एनडीए के साथ आ जाएं, और इसीलिए ये सुलह काफी जरूरी थी। अब दोनों साथ आ गए हैं तो कहां-कहां फायदा हो सकता है? देखिए, मुख्य फायदा मगध और शाहाबाद के इलाके में एनडीए को मिल सकता है। मगध में विधानसभा की 33 सीटें हैं, जबकि शाहाबाद के इलाके में 22 सीटें हैं। मतलब कि कुल 55 सीटों पर इसका असर पड़ सकता है। 2020 की बात करें तो मगध में 33 में से महज 12 सीट पर एनडीए को जीत मिली थी, जबकि 21 सीट पर महागठबंधन जीता था। वहीं दूसरी ओर शाहाबाद की 22 सीटों में से 19 सीट पर महागठबंधन जीता था और सिर्फ 2 सीट एनडीए के खाते में आई थी, जबकि 1 सीट अन्य के खाते में चली गई थी। मतलब यह कि 2020 में शाहाबाद और मगध की 55 सीटों में 41 सीटों पर एनडीए की हार हो गई थी, जबकि महज 14 सीट पर ही एनडीए को जीत मिली थी। अब आप चुनाव की चाल तो समझिए। पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा साथ साथ आए हैं तो शाहाबाद और मगध के इलाके में एनडीए मजबूत होगा। जहां कम वोट के अंतर से हारे थे, वहां पर स्थिति एनडीए की पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगी, और यही वजह है कि ये सुलह एनडीए के लिए काफी जरूरी बताई जा रही थी, और इसीलिए एनडीए के नेता और खास तौर पर बीजेपी के नेताओं ने ये सुलह कराई है। और अब देखना होगा कि कितना फायदा इस बार के विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिल पाता है। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। बिहार में एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट भी जारी हो गया है। निर्वाचन आयोग ने अंतिम मतदाता सूची में 7.42 करोड़ मतदाताओं के नाम जारी कर दिए हैं। आप भी अपना नाम और डिटेल सीधे इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चुनाव की चाल आपको समझाएंगे। बिहार में जिस एसआईआर पर बवाल हो रहा था, जिस एसआईआर पर सवाल उठाए जा रहे थे, उसी एसआईआर के तहत अब निर्वाचन आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने कमाल कर दिया। आयोग ने जो समय दिया था, जो तारीख तय की थी, उसी दिन फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दिया। अब इसी वोटर लिस्ट पर बिहार में चुनाव होगा। एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची में 7.42 करोड़ मतदाताओं के नाम हैं। एसआईआर की शुरुआत के समय बिहार की मतदाता सूची में थे 7.89 करोड़ मतदाता, यानी एसआईआर के बाद मतदाता सूची में करीब 47 लाख मतदाताओं के नाम कम हैं। फाइनल वोटर लिस्ट को इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया। कोई भी मतदाता इलेक्शन कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर वोटर लिस्ट में अपने नाम का डिटेल देख सकता है। बिहार के वोटर ceo.election.bihar.gov.in या voters.eci.gov.in पर जाकर अपना जिला, विधानसभा क्षेत्र और बूथ चुनकर पीडीएफ लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। समझाने की कोशिश करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो अपना लिंक है कि voters.eci.gov.in, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको खुल करके सामने आएगा
ये वोटर्स सर्विस पोर्टल जो है ये सामने खुल करके आएगा और यहाँ पे आपका ऑप्शंस आएगा स्टेट चुनने का। इसमें स्टेट सिर्फ इकलौता बिहार आएगा। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चुनना है, अगर आप किस डिस्ट्रिक्ट के देखना चाहते हैं, पटना जैसे मैंने चुना है। और उसके बाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो आपको यहाँ पे आएगा। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जैसे पटना में तमाम, मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर सब कुछ है। अगर मुझे अपना देखना है, अगर दानापुर आता है तो दानापुर यहाँ पे डालना होगा और दानापुर डालने के बाद आप इसमें अलग से आपको अगर देखेंगे तो यहाँ ऑप्शंस ऑलरेडी हिंदी या इंग्लिश का आता है। और फाइनल रोल 2025 यहाँ पे एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने के बाद अब बिहार में चुनाव की तारीख का इंतजार है। आयोग 6 अक्टूबर के बाद कभी भी बिहार में चुनाव का ऐलान कर सकता है। निर्वाचन आयोग की टीम बिहार में चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए 4 और 5 अक्टूबर को दौरा करेगी। इसके बाद चुनाव की तारीख तय हो जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और आइए अब चुनाव की चाल को समझ लेते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है और इस बार कुल मतदाता 7.42 करोड़ बताए गए। यानी कि फाइनल वोटर लिस्ट जो जारी हुआ है उसमें कुल मतदाताओं की संख्या ये बताई जा रही है 7.42 करोड़। इसमें अगर हम पुरुष मतदाताओं की बात करें बारी बारी से, क्योंकि इस बार जो लिस्ट जारी किया गया है उसमें प्रॉपर पूरी डिटेल जो है वो दी गई है। पुरुष मतदाता 3,92,82,828 बताए जा रहे हैं। महिला मतदाताओं की संख्या की बात करें तो 3,49,82,828 हैं और थर्ड जेंडर की बात करें तो 1,725 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। फिलहाल कुल मतदाताओं की संख्या करीब 7.42 करोड़ है, जबकि एसआईआर शुरू होते समय मतदाताओं की संख्या 7.89 करोड़ थी। यानी करीब 47 लाख मतदाताओं के नाम नए वोटर लिस्ट से हट गए। अब सवाल है कि जारी वोटर लिस्ट होने के बाद अपना नाम आप कैसे देख सकते हैं। तो आपको बता दें, ये लिंक जो हम आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं voters.eci.government.in, इस लिंक पर क्लिक करके आप अपने लिए ये जानकारी हासिल कर सकते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। अब समझिए कैसे अपना नाम देखना है और ये आपको स्टेप वाइज हम समझाते हैं। सबसे पहले आप ये सवाल हो रहा होगा आपके मन में कि कहां देखें अपना नाम। तो सबसे पहले आपको चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। डाउनलोड इलेक्टोरल रोल पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद राज्य, जिला और अपने विधानसभा का नाम डालना पड़ेगा। आप किस राज्य के हैं, किस जिले से आते हैं और कौन सा आपका विधानसभा सीट है। रोल टाइप में एसआईआर फाइनल रोल 2025 सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद एक कैप्चा आपके सामने आएगा, वो कोड आपको डालने पर मतदान केंद्र की जानकारी मिल जाएगी। मतदान केंद्र पर क्लिक कर वोटर लिस्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसे में ये पूरी प्रक्रिया हमने आपको समझाई है और आप अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी अपना नाम चेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बीजेपी ने जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह पर उम्र घोटाले का आरोप लगाया और इसके बाद एक बार फिर वार पलटवार का सिलसिला तेज हो गया है। उदय सिंह ने भी आरोपों का जवाब दिया है। सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चुनाव की चाल आपको समझाएंगे। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाले से लेकर सृजन और शौचालय घोटाले तक की आपने खूब चर्चा सुनी होगी, लेकिन आजकल बिहार में एक दूसरे तरह के ही घोटाले की चर्चा तेज हो गई है और ये है उम्र घोटाला। महज एक दिन पहले जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने पूरे तामझाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर उम्र चोरी करने का आरोप लगाया था। सम्राट चौधरी पर प्रशांत किशोर जब ये आरोप लगा रहे थे तब उनकी बगल में बैठे थे जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह। पीके की ओर से लगाए गए आरोपों को मुश्किल से एक दिन भी नहीं बीते कि बीजेपी ने प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह पर उम्र घोटाले का आरोप लगा दिया। बीजेपी प्रवक्ता दानिश इकबाल ने आरोप लगाया कि उदय सिंह की 2004 में उम्र 44 साल थी, जबकि 2009 में उन्होंने अपनी उम्र 57 साल बताई। सवाल है कि 5 साल में उदय सिंह की उम्र 13 साल कैसे बढ़ गई।
ये तो प्रशांत किशोर को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछना चाहिए कि ये कौन सा फॉर्मूला है, ये कौन सा ज्ञान है कि 5 साल में 13 वर्ष की आयु बढ़ गई, और ऐसा कौन सा विषय है, कौन सा उदय सिंह का कांड है कि वो अपने आयु को बदल रहे हैं और बार बार गलत दिखा रहे हैं। बीजेपी की ओर से लगाए गए आरोपों का जवाब जनसुराज के अध्यक्ष उदय सिंह ने कुछ इस अंदाज में दिया, आप भी सुनिए। उम्र कोई गलत लिखे, ज्यादा बढ़ा के लिखे या कम लिखे, उसके पीछे कोई मोटिव होना चाहिए। तो उदय सिंह को 44 या 54 या 64 लिखने में उनके लिए कोई उसमें लाभ और हानि का सवाल नहीं था। मुझे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं देना था जिसमें मैं अपना उम्र कम कर दूं तो मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाऊं, या कहीं मुझे कुछ प्राप्त नहीं करनी थी। तो जो जिस समय वोटर लिस्ट में था वो मैंने नामांकन पत्र में दे दिया। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और आरोपों की सियासत तेज है। दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। जब तक आरोपों की सच्चाई सामने आएगी तब तक चुनाव के रिजल्ट भी आ चुके होंगे। देखना होगा कि आरोपों की सियासत में किसे फायदा होता है और किसे नुकसान। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब आपको आरोप वाली सियासत समझा देते हैं। देखिए, बिहार में चुनाव है और राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप काफी तेज हो चुका है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगाए तो बीजेपी के नेता दानिश इकबाल भी सामने आए और उन्होंने प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा दिए। प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर उम्र चोरी के आरोप लगाए थे, तो बीजेपी का जनसुराज के अध्यक्ष उदय सिंह पर उम्र घोटाले का आरोप हुआ। बीजेपी नेताओं का यह कहना है कि जो उदय सिंह हैं, उनकी उम्र 5 साल में 13 साल कैसे बढ़ गई, ये सवाल वो पूछ रहे हैं। अब आप चुनाव की चाल तो समझिए। देखिए, आरोप वाली सियासत क्यों हो रही है, इसे समझना भी बहुत जरूरी है। देश में पहले भी आरोप वाली सियासत होती रही है। अरविंद केजरीवाल आरोप लगाकर सत्ता में आए थे। बिहार में चुनाव है तो आरोप की सियासत फिर से तेज हो चुकी है। तो क्या सिर्फ चुनावी फायदे के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में प्रशांत किशोर जो जनसुराज पार्टी के संरक्षक हैं, उनकी तरफ से लगातार आरोप बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं पर लगाया गया है। किसी पर आय से अधिक संपत्ति का मामला तो किसी पर उम्र घोटाले का आरोप उन्होंने लगाया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।